एवरीवन वेलकम टू माय चैनल माई सेल्फ कृष्णा गुप्ता। चलिए आज अपन पढ़ेंगे केमिकल इक्विलिब्रियम। ठीक है, देखो इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि अपना जो रेट ऑफ फॉरवर्ड है वो बराबर होती है रेट ऑफ बैकवर्ड के। यानी कि कोई भी रिएक्शन अगर आपकी आगे जाने वाली रेट और पीछे आने वाली रेट अगर बराबर है तो अपन उसको क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम बोलते हैं। ठीक है, इक्विलिब्रियम का अगर आप फिजिक्स में मतलब जानेंगे तो फिजिक्स में मतलब होता है कि जिसमें एफ नेट कोई भी फोर्स नहीं लग रहा हो। ठीक है, कोई भी एक्सटर्नल कोई भी आप जितने भी फोर्स पढ़ते हो कुछ नहीं लग रहा हो तो उसको अपन बोलते हैं इक्विलिब्रियम पे कोई भी चीज आ गई। ठीक है, तो अपना जो इक्विलिब्रियम होता है वो खाली किस में आता है, अपना गैसेस में ही आता है। ठीक है, गैसेस में, वो भी किस में, क्लोज वेसल में। और अपन बात करें अगर अपनी ग्राफ्स की, तो अपना देखो कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ बना है। तो इनिशियली क्या होता है, जब अपना इक्विलिब्रियम नहीं आया होता तो अपना रिएक्टेंट, आपको मालूम है अगर अपना रिएक्शन होती है तब उस समय अपना रिएक्टेंट पूरा कंप्लीट होता है। ठीक है, धीरे धीरे कर क्या क्या होने लगता है, धीरे धीरे करके डिक्रीज होगा रिएक्टेंट, तो अपना प्रोडक्ट क्या होगा, धीरे धीरे करके बढ़ेगा, क्योंकि अपना रिएक्टेंट ही तो प्रोडक्ट में बदलता है। तो अपना रिएक्टेंट पहले ज़्यादा होता है फिर उससे धीरे धीरे करके कम होता है। ऐसे ही इसका भी अपना धीरे धीरे करके प्रोडक्ट का बढ़ता जाता है। और मान लो अगर दोनों की बढ़ते बढ़ते बराबर आ गई, 50-50 कंसंट्रेशन आ गई। मान लो अगर इनिशियल आपने 100 लिया था रिएक्टेंट, तो आपकी दोनों की बराबर आ गई, 50-50 आ गई, तो आपका जो ग्राफ होगा वो ऐसा आ जाएगा, एकदम स्ट्रेट लाइन आ जाएगा, दोनों जो जुड़ जाते हैं। ठीक है, अपना प्रोडक्ट का भी जुड़ जाएगा और रिएक्टेंट का भी जुड़ जाएगा, पूरा अपना एक स्ट्रेट लाइन आ जाएगा। ठीक है, तो जो अपनी इक्विलिब्रियम क्या कहेंगे, जब अपना जो कॉन्सेंट्रेशन बिल्कुल कांस्टेंट हो जाए और रेट फॉरवर्ड बराबर बैकवर्ड हो जाए। ठीक है, रेट भी अपनी क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। अब अपन बात करते हैं लॉ ऑफ मास एक्शन की। तो देखो लॉ ऑफ मास एक्शन कुछ नहीं है, वो भी बहुत आसान है। लॉ ऑफ मास एक्शन तो आपको ऐसे समझना है, लॉ ऑफ मास एक्शन जैसे कि आपने उसमें केमिकल काइनेटिक्स में देखा हो, जो अपनी जो रेट होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट के। ठीक है, रेट जो होती है अपनी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट के। ठीक है, प्रोडक्ट यहाँ गलत लिख गया है, कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट के प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, और उसकी पावर देयर स्टोइशियोमेट्री। जैसे कि मैं आपको मान लो ये रेट लिख के दिखाऊं, जैसे कि ये आपकी रेट लिखी है। ठीक है, तो आपका देख सकते हो ये एक रिएक्शन है, ए प्लस बी गिव्स सी। तो आप इसकी रेट लॉ कैसे लिखोगे, रेट बराबर इसका रेट कांस्टेंट, ए की पावर स्टोइशियोमेट्री, यहाँ बना है यहाँ पे भी बना है। अगर मान लो यहाँ 2 होती तो बी की पावर 2 हो जाती। तो ऐसे आप क्या लिख सकते हो, इसकी रेट लिख सकते हो। ये तो आपने सीखा ही होगा केमिकल काइनेटिक्स में। ठीक है, मैंने भी आपको रिवीजन कराया, तब भी मैंने आपको बताया था ऐसे अपन क्या लिखते हैं, इसकी रेट लॉ लिखते हैं। और अपना इक्विलिब्रियम देखो, अब जो अपनी एक रिएक्शन दे रखी है, N1A प्लस N2B गिव्स N3C प्लस N3 सॉरी N4D। ठीक है, तो अपन इसमें पहले तो फॉरवर्ड जाने वाली, आगे जाने वाली, तो आगे जाने वाली जो रेट है वो किस पे डिपेंड करेगी, अपनी रिएक्टेंट पे। ठीक है, और पीछे जाने वाली जो रेट है वो अपनी किस पे डिपेंड करेगी, प्रोडक्ट वाले पे। तो आप इससे दो इक्वेशन बन जाएंगे अपनी, रेट फॉरवर्ड बराबर के एफ जाने की कांस्टेंट है किसका, फॉरवर्ड रिएक्शन का, और वो अपना ए की पावर N1 इंटू बी की पावर N2। ठीक है, अब अपन के वी लिखेंगे तो आर बी लिखेंगे, तो आर बी बराबर के वी एन सी की पावर N3 और डी की पावर N4। ठीक है, के वी यानी कि रेट अपन बैकवर्ड की लिख रहे हैं। और अगर अपन इसमें के सी लिखें तो देखो के सी कैसे लिखेंगे, के सी का मतलब क्या होता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ठीक है, जब अपना इक्विलिब्रियम आ जाता है तब अपन कांस्टेंट लिखते हैं, तो अपन उसको क्या लिखते हैं, के सी लिखते हैं। तो के सी बराबर क्या होता है, फॉरवर्ड फॉरवर्ड का कांस्टेंट डिवाइड बाई बैकवर्ड का कांस्टेंट। तो फॉरवर्ड अपना किसकी वजह से था, सी और डी की वजह से तो था, और बैकवर्ड अपना किसकी वजह से था, बी और सी की वजह से। तो अपना जब प्रोडक्ट बाई रिएक्टेंट लिखते हैं, ठीक है, जब भी अपन को किसी भी रिएक्शन का के सी लिखना होगा तो अपन क्या करेंगे, पहले तो अपन प्रोडक्ट का एक्टिव मास लिखेंगे, फिर जो मान लो सी के ऊपर, मान लो अभी तो स्टोइचियोमेट्री सी की 1 है तो सी के ऊपर 1 आ जाएगा। ऐसे मान लो डी के स्टोइचियोमेट्री 2 है तो डी का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो के सी तो अपन तब लिखते हैं जब अपनी कंसंट्रेशन दे रखी होती है। अब मान लो आपको सारी गैसेस दे दी और मान लो पार्शियल प्रेशर दे दिए, फिर क्या करोगे, तो उसके लिए अपन क्या लिखते हैं, अपन उसके लिए लिखते हैं के पी। ठीक है, अगर अपनी प्रेशर की बात होगी तो के पी लिखेंगे, अगर अपनी कंसंट्रेशन की बात होगी तो अपन के सी लिखेंगे। ठीक है, जैसे मान लो ये अपनी क्या है, एक रिएक्शन है। ठीक है, मैं आपको एक रिएक्शन लिख के दिखाता हूँ तो उससे आप जल्दी समझोगे। 1 मिनट, देखो जैसे मान लो जी आपकी रिएक्शन है, इसके लिए आपको के पी के सी दोनों लिखना है।
मान लो जी है आपकी एक रिएक्शन है। अब आपको के पी भी लिखना, के सी भी लिखना और के पी भी लिखना है, तो कैसे लिखोगे? ठीक है, तो आपकी जैसे मान लो इसकी कंसंट्रेशन कुछ भी मान लो 1 है, इसकी मान लो 2 है, इसकी मान लो 3 है कंसंट्रेशन। तो पहले तो मैं के सी लिखूंगा। तो के सी मैंने आपको क्या बताया था, प्रोडक्ट बाई रिएक्टेंट। ये अपना क्या होता है, प्रोडक्ट राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड अपना रिएक्टेंट। तो आप इसकी लिखोगे, देखो 3 मैंने इसकी कंसंट्रेशन 3 ली है, ठीक है। और जो इसकी जो स्टोइचियोमेट्री वो उसकी पावर बन जाएगी डिवाइड बाई एन की कंसंट्रेशन मैंने 1 ली है, इसकी स्टोइचियोमेट्री भी 1 है, ठीक है। और मैंने इसकी लिए कंसंट्रेशन H2 की 2 और इसकी स्टोइचियोमेट्री मैंने ली है 3। तो आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो आसानी से, जो हो जाएगा 9 डिवाइड बाई 8। तो ये अपना क्या आ गया, के पी आ गया। अब मान लो आपसे के सी, सॉरी ये अपना क्या आ गया, के सी आ गया। अब मान लो आपसे कोई के पी पूछे, तो के पी में भी कुछ नहीं करना होता, प्रोडक्ट बाई रिएक्टेंट। जो आपका प्रोडक्ट में पार्शियल प्रेशर दे रखा होगा आप उसको रखोगे। जैसे मान लो इसमें दे रखा है NH3 का, तो आप NH3 का ऊपर रखोगे डिवाइड बाई N2 अपॉन H2। और जो आपकी स्टोइचियोमेट्री दे रखी होगी उससे आप उसको लिख दोगे ऊपर। अपना एक्टिव मास के ऊपर आ जाती ना, उसकी पावर चढ़ जाती है। तो सेम अपना केपी में होता है, बस उसमें क्या होता है अंतर, अपना केसी में होता है कंसंट्रेशन और केपी में होता है अपना पार्शियल प्रेशर। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब मैं बात करूँ आपके आगे, तो केपी और केसी में रिलेशन बहुत बार पूछा गया है, तो वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, केपी और केसी में आपका रिलेशन बहुत बार पूछा गया है, तो वो मैं आपको बताता हूँ। देखो केपी बराबर केसी आर टी की पावर डेल्टा एन जी। ठीक है, डेल्टा एन जी आप सभी जानते होंगे, डेल्टा एन जी क्या होता है, मोल्स ऑफ देयर गैसियस प्रोडक्ट। ठीक है, मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। मोल्स ऑफ गैस होता है ना एन जी, तो अपन उसको एन जी को कैसे निकालते हैं, गैसियस प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट से। ठीक है, तो आपको मान लो केपी दे रखा है, केसी पूछ रहा है आपसे, और आपको रिएक्शन दे रखी, तो आप वहां से एनजी निकाल लो। एनजी मान लो आपका आ गया 10, और आपको आर की वैल्यू दे रखी है, टी की वैल्यू दे रखी है, तो आप यहाँ से एक दे रखा होता है, आप आसानी से निकाल लोगे। ठीक है, ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है, केपी बराबर केसी आर टी डेल्टा एनजी। ठीक है, केपी बराबर केपी बराबर केसी आर टी की पावर डेल्टा एन जी। ठीक है, ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इसलिए आप इसको याद रखें, केपी बराबर केसी आर टी की पावर डेल्टा एन जी। ठीक है, आपको केपी दे रखा होगा, जैसे मान लो आपको केसी दे रखा है, कोई भी मान लो 2 दे रखा है। ठीक है, और आपको जी वाली रिएक्शन दे रखी है NH2 प्लस 3H2 गिव्स 2NH3। ठीक है, तो आपकी इसमें एनजी कितनी होगी, देखो प्रोडक्ट में कितनी है 2, और अपनी रिएक्टेंट में कितनी है 3 और 1 4। तो आपकी क्या होती है, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट होती है, तो 2 में से गए 4, तो कितने रह गए -का 2, तो आपकी एनजी आ गई -का 2। तो अब मान लो आपकी केपी दे रखी है, केसी दे रखी है, मान लो 5 5 दे रखी है आपकी केसी, तो आपको केपी पूछ रहा है, तो कैसे निकालेंगे, तो आप रिलेशन बिठा दो बस। देखो केपी बराबर केसी आर टी की पावर डेल्टा एन जी। ठीक है, अब केपी में मान ले रहा हूँ 5, क्वेश्चन में दे रखी है। आर की वैल्यू आप डाल लेना, टी की वैल्यू आप डाल लेना, और एन जी की वैल्यू अपनी आ रही थी इसके लिए -2, तो जो अपना नीचे आ जाएगा 5 डिवाइड बाई आर टी का स्क्वायर। और इसमें सबकी वैल्यू आपको दे रखी हुई आर की। मान लो अगर अपन को क्वेश्चन में अगर एटीएम पेटीएम के बारे में दे रखा हो तो आप ये डाल देना, और टी मान लो आपको 300 दे रखा है, तो लो इसका स्क्वायर कर दो, आंसर आ गया आपका, के पी आ गया यहाँ से। समझ रहे ना, तो आप ऐसे जो है निकाल सकते हो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इसलिए आप इसको याद रखना। ठीक है, अब मान लो अपना एन जी पॉजिटिव आया, ठीक है, तो अपना क्या होगा, के पी बड़ा हो जाएगा के सी से। और मान लो अपना एन जी 0 आया, तो अपना दोनों बराबर होंगे, के पी बराबर के सी होंगे। ठीक है, अगर मान लो आपका एन जी 0 आता है तो के पी बराबर के सी, और आपका मान लो एन जी नेगेटिव आता है तो के सी बड़ा हो गया के पी से। और मान लो आपका एन जी पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है, एन जी पॉजिटिव आ रहा है तो के पी बड़ा है आपका के पी से, सॉरी के पी बड़ा है आपका के सी से। के पी यानी कि पार्शियल प्रेशर पर जो अपना इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पूछा गया हो उसको बोलते हैं के सी, यानी कि जो कॉन्सेंट्रेशन पे अपना पूछा गया हो तो अपन उसको बोलते हैं के सी। ठीक है, अब अपन बात करते हैं करेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे लिखते हैं। ठीक है,
ये भी आपका काफी बार पूछा गया है, इसलिए मैं आपको बता देता हूँ। तो देखो, पहली अपनी करेक्टरिस्टिक्स आती है, अगर अपनी रिएक्शन गेट रिवर्स्ड इन द इक्विलिब्रियम, या फिर अपनी, हाँ, जा अपनी देखो रिवर्स हो, जैसे कि मान लो अपनी एक रिएक्शन हो रही है, ए गिव्स बी प्लस सी, मैं इसको कर दूं उल्टा, बी प्लस सी गिव्स ए, तो अपना जो जो नया के डैश आएगा, ठीक है, इसके लिए तो मान लो मेरा था के सी, सॉरी, इसके लिए मान लो मेरा था के, ए गिव्स बी प्लस सी, इसके लिए मान लो के था। अब मैं पूछ रहा हूँ आपसे बी प्लस सी गिव्स ए, तो इसके लिए मैं इसके लिए पूछ रहा हूँ आपसे के सी, तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा, इसका रेसिप्रोकल कर दो, 1/k हो जाएगा। ठीक है, अगर आपकी रिएक्शन पलटती दिखे, ठीक है, अगर आपको रिएक्शन पलटनी हो, या कुछ भी आपका दे रखा हो कि ये रिएक्शन बनाओ, फाइनली 4-5 दे रखी होंगी, इस सबको काट के ये रिएक्शन बनाओ, तो अगर आपको रिवर्स करनी ही पड़े, तो के जो होता है वो अपॉन में चला जाता है, ठीक है, फ्रैक्शन में चला जाता है। अब मैं बात करूं, अगर आपको दो रिएक्शन जोड़नी हो, दो रिएक्शन, दूसरी केस, दो रिएक्शन आता है तो आपको जोड़ना हो या फिर आपको घटाना हो फॉर द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, तो कुछ नहीं करना होता, सीधे मल्टीप्लाई कर देना होता है। जैसे कि मान लो अपना ए प्लस बी मेक्स सी प्लस डी, ठीक है, और आपका सी प्लस डी, थोड़ी रिएक्शन गलत हो गई, ठीक है, सी प्लस डी गिव्स मान लो ई प्लस एफ, तो आपका क्या होगा, जब आप इसको जोड़ोगे तो आपका जो इंटरमीडिएट तो सारे कट जाते हैं, और जो अपना नया केसी जो आता है, ठीक है, ओवरऑल केसी जो आएगा वो K1 × K2 होगा, ठीक है, K1 किसका, पहली रिएक्शन का, K2 किसका, दूसरी रिएक्शन का, तो अपना नया जो आता है वो आता है अपना केसी बराबर K1 × K2, ठीक है। अगर आपकी कोई जुड़ रही हो या फिर आपकी कोई घट रही हो रिएक्शन, तो आप उसको कुछ नहीं करते, सीधे मल्टीप्लाई में कर देते हैं, और आपकी मान लो रिएक्शन पलट रही हो, तो आपको कुछ नहीं करना, के को भी पलट देना है। जैसे कि मान लो आपका के आ रहा था पहले 5, ठीक है, पहले आपका दे रखा था ए गिव्स बी प्लस सी, तो उसका दे रखा था आपको 5, अब मैंने क्या किया, उसको उल्टा कर दिया, बी प्लस सी गिव्स ए, तो जो आपका नया के सी जो आएगा वो हो जाएगा 1/5, ठीक है। यही यही सेम अपना किस में होता है, केसी में होता है। अगर मान लो आपको किसी में पास्ट प्रेशर का दे रखा हो, तो यही सेम आप इसमें भी कर सकते हो, उसमें के भी हो जाएगा, ठीक है। अब अपन देखते हैं अपनी तीसरी वाली, अगर मान लो अपनी किसी से मल्टीप्लाई हो रही हो या फिर किसी से डिवाइड हो रही हो रिएक्शन पूरी, तो उसमें जितने से हो उसका पावर आ जाता है। जैसे मान लो ये अपनी एक रिएक्शन है, ए प्लस बी गिव्स सी, मैंने इसको कर दी 2 से मल्टीप्लाई, ठीक है, उसका मैं के सी पूछ रहा हूँ, तो के सी बराबर, इसका मैं मान ले रहा हूँ K1 है, तो K1 की पावर 2। अब मैं मान लो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो K1 की पावर 4। अगर मैं मान लो इसको 1/3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो K1 की पावर 1/3, ऐसे कर देना बस, और कुछ नहीं करना, ठीक है। ये आपको 3 केस आई होप समझ में आ गए होंगे। अब अपन बढ़ते हैं आगे। अब जो है थोड़ा सा इसका डिफिकल्ट वाला पार्ट आ रहा है, पर इतना डिफिकल्ट नहीं है, आप टेंशन ना लो। डिटरमाइनिंग ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट एट इक्विलिब्रियम, देखो इसमें जो अपनी आती हैं, दो टाइप की आती हैं इसमें मोलर कंसंट्रेशन, ठीक है। एक तो अपनी आती है इनिशियल मोलर कंसंट्रेशन, जब अपना इक्विलिब्रियम कुछ नहीं हुआ था, रिएक्शन भी नहीं हुई थी, तब का है ये, ठीक है। और अपना आता है एक इक्विलिब्रियम मोलर कंसंट्रेशन, ठीक है, एक अपना इनिशियल मोलर कंसंट्रेशन, एक आता अपना इक्विलिब्रियम मोलर कंसंट्रेशन, ठीक है। तो इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलेंगे अपन ईएमसी, और उसको आईएमसी। तो देखो ईएमसी फॉर रिएक्टेंट कैसे निकालते हैं, कोई आपसे पूछे ईएमसी ऑफ रिएक्टेंट, वैसे आपसे ऐसे नहीं पूछेगा, आपको घुमा के सवाल देगा, आपको खुद ही पहचानना पड़ेगा इसमें क्या लगाना है, ठीक है। तो आपको ईएमसी ऑफ रिएक्टेंट निकलवा है, तो कुछ नहीं करना होता, आईएमसी माइनस स्टोइशियोमेट्री इंटू एक्स, ठीक है, इंटू एक्स, और आपका ईएमसी प्रोडक्ट, प्रोडक्ट की पूछे तो स्टोइशियोमेट्री इंटू एक्स, ठीक है। आपको ऐसे समझ में आएगा नहीं, मैं आपको एक एग्जाम्पल से बताता हूँ, ठीक है, एग्जाम्पल से आपको 2 मिनट में समझ में आ जाएगा, और ये आप लगाना तो आपके प्रीवियस ईयर भी बन जाएंगे, ठीक है। 1 मिनट बस, रब करके मैं आपको ये बताता हूँ। देखो, मैं मेरे को लिखनी है, जैसे मान लो ये कोई रिएक्शन है, ये मान लो अपनी क्या है, एक रिएक्शन है, N1A प्लस N2B गिव्स इक्विलिब्रियम का, ठीक है साइन, N3C। मुझे इसका लिखना है क्या, मुझे इसका आई एम सी ई एम सी लिखना है, तो कैसे लिखूंगा, इधर मैं लिख रहा हूँ आई एम सी,
फिर लिखूंगा EMC, ठीक है। ये तो अपनी इक्विलिब्रियम पे कंसंट्रेशन और ये अपनी इनिशियल कंसंट्रेशन। तो देखो इनिशियल इसकी तो होती नहीं प्रोडक्ट की, ठीक है, इसकी तो होती नहीं है प्रोडक्ट की, तो आपको पता ही होगी इसकी तो होती नहीं इनिशियल, प्रोडक्ट की तो कुछ होती नहीं है। तो इसकी मैं मान ले रहा हूँ अभी फिलहाल 1 है, क्योंकि यहाँ इसमें दे ही रखा, या तो मैं इसको 2 मान ले रहा हूँ, इसको 3 मान ले रहा हूँ, ठीक है। और जी अभी इनिशियल क्या हो जाएंगी, 0 0 हो जाएंगी। अब देखो अब अपन इसमें EMC रिएक्टेंट केस लिखते हैं और EMC प्रोडक्ट की, ये थोड़ा मुश्किल है, बाकी और कुछ मुश्किल नहीं है, ठीक है। तो अपनी इसकी IMC कितनी आ रही है, IMC आ रही 2, तो 2 माइनस इसकी स्टोइशियोमेट्री N1 इंटू एक्स। अब आप बोलोगे इसमें से माइनस क्यों किया, तो आप खुद बताओ, अगर आपकी कोई रिएक्शन होती है तो आपका धीरे धीरे करके रिएक्टेंट ही तो कम होता जाता है, फिर वही तो अपना प्रोडक्ट में बदलता है। अगर मान लो अपना इधर माइनस की जगह प्लस हो जाएगा तो अपना कैसे बनेगा प्रोडक्ट, आप बताओ। नहीं बनेगा ना, तो इधर माइनस होगा। तो इधर क्या होगा, इधर कुछ भी ऐसा केस आता है तो इधर पॉजिटिव होता है। वैसे मैं इसको आपको ऐसे नहीं बता रहा, मैं आपको थोड़ा सा अलग तरीके से बता रहा हूँ, ठीक है। और मान लो इसकी कितनी है, 3, तो इसकी स्टोइशियोमेट्री इंटू एक्स, मैंने कुछ मान लिया एक्स घट रहा है इन दोनों में से, ठीक है। अब मैं इसकी लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा, प्रोड मैं अब लिख रहा हूँ प्रोडक्ट की, तो उसकी N3 इंटू एक्स और N4 इंटू एक्स, ठीक है। N3 इंटू एक्स और N4 इंटू एक्स। अब आपसे कोई पूछ ले कि इस समय बताओ इसके टोटल मोल्स कितने हैं, ठीक है, इस समय बताओ आप इसके टोटल मोल्स कितने हैं, तो आप कैसे लगा लोगे। तो आपको कुछ नहीं करना, इन सबको जोड़ देना और आपके टोटल मोल्स आ जाएंगे, ठीक है। इन सबको जोड़ दोगे तो आपके टोटल मोल्स आ जाएंगे। अब आप पूछोगे जी तो कंसंट्रेशन है, मोल्स कहाँ से आए, तो कंसंट्रेशन क्या होता है, मोल्स बाई वॉल्यूम होता है, नहीं होता। और वॉल्यूम आपको क्वेश्चन में दे रखा होगा। और जो मैंने IMC निकाला था वो भी मोल्स बाई, मैंने इसमें क्या ले लिया, वॉल्यूम जो ले लिया ना, 1 ले लिया मैंने, ठीक है। तो आप अगर अपना वॉल्यूम ही 1 है तो कुछ भी करो, उससे कोई फर्क थोड़ी नहीं पड़ता। उससे कोई फर्क थोड़ी नहीं पड़ता, अगर वॉल्यूम 1 है तो अपना आंसर तो वही रहेगा ना। तो मैंने इसलिए 2/2 ले लिया था खाली। अगर मान लो आपका वॉल्यूम 5 दे रखा होता तो इसका IMC जो आता ना, पहले वाले का 2/5 आता, इसका दे रखा होता मान लो इसका 6, तो इसका 3/6 आता। तो अगर ऐसे लिखते हैं अपन, ठीक है, IMC और EMC। अब ये क्या आ गई अपनी, ये कंसंट्रेशन आ गई अलग अलग की, डी की अपनी जी आ गई, सी की अपनी जी आ गई, बी की अपनी जी आ गई और ए की अपनी जी आ गई। तो अपन अगर इसका केसी लिखना चाहे, मैंने आपको केसी लिखना भी नहीं सिखाया, तो मैं आपको केसी लिखना भी इसी क्वेश्चन के संग सिखा देता हूँ। तो केसी क्या करेंगे अपन, प्रोडक्ट बाई रिएक्टेंट। प्रोडक्ट में कौन कौन से लिखो, N3X, सी कंसंट्रेशन सी की, और सी पे मान लो अपना N3 कांस्टेंट है, ठीक है। N3 क्या है, स्टोइशियोमेट्री है, इनटू N4 डी, उसकी पावर N4। पावर N4 क्यों लगी वो आपको मालूम है, क्योंकि इसकी स्टोइशियोमेट्री अपनी किस में चली जाती है, पावर में चली जाती है। अब इसमें क्या होगा, 2 माइनस N1X मैंने निकाला था, और इसकी पावर स्टोइशियोमेट्री में चली गई, इसकी स्टोइशियोमेट्री पावर में चली गई, ठीक है। और मैंने इसका क्या निकाला था, N2X, और इसकी स्टोइशियोमेट्री में चली गई। इसकी स्टोइशियोमेट्री किस में चलेगी, पावर में चलेगी। तो ये अपन इसका कैसे लिख सकते हैं, किसी भी रिएक्शन का ऐसे अपन केसी लिख सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही आपको केपी दे रखा हो तो आप केपी भी निकाल लोगे, ठीक है। अब अपन बढ़ते हैं आगे। ये मैंने आपको EMC और IMC दोनों चीज लिखना सिखा दी, ठीक है। ऐसे ही मैंने आपको यहाँ पे लिखना सिखाई है, तो आप एक बार देख लेना। और टोटल निकालना हो तो आप टोटल इन सबको जोड़ दो तो आपका आंसर आ जाता है, ठीक है। और आपका मान लो वॉल्यूम दे रखा हो तो आप वॉल्यूम से क्या करना, देखो अपनी ये क्या आई है, इक्विलिब्रियम पे कंसंट्रेशन आई है, तो आप खाली क्या करना, वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देना, तो आपके मोल्स आ जाएंगे एक के। मान लो ए के आ गए, फिर ऐसे ही बी के निकालना, फिर ऐसे ही सी के निकालना, फिर ऐसे ही डी के निकालना, और सबको जोड़ देना तो आपके टोटल मोल्स भी आ जाएंगे, जैसे मैंने यहाँ करा है, ठीक है। मैंने जो लिया था एग्जाम्पल वो मैंने वॉल्यूम 1 का लिया था, ठीक है। वॉल्यूम जो ले रखा था इन सबका 1 ले रखा था, तो आप ध्यान रखना। अब अपन बात करते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन यानी कि अल्फा। अल्फा नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड रिएक्टेड अपॉन इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स कितने थे, ठीक है।
तो अल्फा में भी कुछ नहीं है, बहुत ही आसान है। देखो अल्फा की अपन कैसे लिखते हैं, जैसे कि इसमें तो अपन लिख देते हैं, जैसे मान लो इसकी 2 थी तो इसकी 2 माइनस की स्टोइशियोमेट्री इंटू एक्स। ये तो अपन किसकी लिख रहे थे, जब अपना अल्फा वगैरह कुछ नहीं दे रखा था, अपन तब इसको क्या मान रहे थे, तो अपन को एक तरीके से स्ट्रॉन्ग मान रहे थे। अब जो अल्फा है, ठीक है, अल्फा है, अल्फा तो कैसे भी टूट सकता है, तो अल्फा में कैसे लिखोगे, तो अल्फा की लिखी जाती है रिएक्टेंट साइड की सी माइनस सी अल्फा, सी अल्फा, सी अल्फा, सी माइनस सी अल्फा, सी अल्फा, सी अल्फा, सी माइनस सी अल्फा, सी अल्फा, सी अल्फा। ठीक है, अब मैं आपको ऐसा तो आपको समझ में आएगा नहीं, एक एक एग्जाम्पल लेके समझाता हूँ। अब इस बार मैं आपको एक रिएक्शन लेके समझाता हूँ, ठीक है। तो देखो, अगर मान लो अपना वैसे तो अल्फा और जो बीटा अल्फा वगैरह तो ये तो आपको मालूम है एसिड के लिए लगेगा, क्योंकि डिसोसिएटेड इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए लगेगा, मतलब तो वही तो होते हैं डिसोसिएट और एसोसिएट। तो इसको अपन तोड़ के क्या लिख सकते हैं, इसको अपन तोड़ के ये लिख सकते हैं प्लस एच प्लस, ये लिख सकते हैं इसको अपन। तो आप देखो इसको क्या लिखेंगे, सी माइनस सी अल्फा, सी अल्फा, सी अल्फा। आप कंफ्यूज नहीं होना, मैं इसमें एक चेंज करता हूँ, ठीक है, मैं अभी बैलेंस नहीं कर रहा। और मान लो इसकी स्टोइशियोमेट्री यहाँ दे रखी 2, उसकी दे रखी 3 और इसकी दे रखी 4। तो इसकी स्टोइशियोमेट्री कितनी होती, 4, तो इसकी सीधे एज इट इज आ ही जाएगी। उसमें क्या जा रही थी, इसमें पावर में आ रही थी, पर उसमें पावर में नहीं आएगी। इसकी अगर इधर 2 है तो 2 तो आपकी ऐसे आ जाएगी और अपनी 4 इधर से चली जाएगी, ठीक है। ऐसी सेम 3 यहाँ पे आ जाएगी और 4 इधर से चली जाएगी, समझ रहे हो ना। तो आपको है ना ऐसे काफी बार ऐसे सवाल आ चुके हैं कि आप बताओ एच प्लस की कंसंट्रेशन बताओ, तो ऐसे आपको ऐसे पूछ लेगा एच प्लस की बताओ, सी एस 3 सी ओ माइनस की बताओ, ओ माइनस की बताओ, तो आप ऐसे निकाल सकते हो, ठीक है। अल्फा में आपको दे रखा होगा, अल्फा यानी कि बोल रहा होगा डिसोसिएट हो रहा है या फिर एसोसिएट हो रहा है, और ज्यादातर आपको ये बीक में ही मिलेगा, बीक एसिड बीक बेस में लगाने को मिलेगा। अल्फा अल्फा का आपका ज्यादातर जो इस्तेमाल है वह आपका आयनिक में, ठीक, इसमें भी है, मैं मना नहीं कर रहा, इसमें भी है, तो इसमें थोड़ा कम है, आयनिक में ज्यादा है। तो आप ऐसे इसको लिख सकते हो। अब अपन बात करते हैं रिलेशन की, रिलेशन के पी अल्फा और के टी का, सॉरी पी टी का। तो आपको कुछ नहीं करना, जैसे मैंने आपको सिखाया था बिल्कुल वैसे ही लिखना है, सी माइनस सी अल्फा, सी अल्फा, सी अल्फा। अब देखो इधर स्टोइशियोमेट्री भी 1 है, तो इस वजह से इधर कुछ नहीं आया, वरना स्टोइशियोमेट्री 1 नहीं होती तो आता। और आप बोलोगे इधर 1 क्यों माइनस हुआ, तो अपन ने कंसंट्रेशन कितनी ली थी, बनी तो ली थी, तो बनी तो माइनस होगा, सी माइनस सी अल्फा है, तो 1 माइनस 1 इंटू अल्फा। तो 1 को तो लिखो चाहे ना लिखो, बात तो वही है। अब आपसे कोई पूछ सकता है इसकी टोटल मोल्स बताओ भाई, टोटल मोल्स क्या करोगे, इन सबको आप जोड़ दोगे, इन सबको क्या कर दोगे, जोड़ दोगे, तो आपके क्या आ जाएंगे, टोटल मोल्स आ जाएंगे। अब मान लो आपसे पूछ रहा है कोई रिलेशन, अब आपसे पूछ रहा है पीटी में, अल्फा में और केपी में रिलेशन, तो आप क्या करोगे, तो आप सभी ने डाल्टन लॉ तो पढ़ा ही होगा, गैसियस में मैंने आपको बताया था। डाल्टन लॉ को अपन क्या लिख सकते हैं, जैसे मान लो मुझे NH3 का निकालना हो पार्शियल प्रेशर, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ NH3, ठीक है, इनटू टोटल प्रेशर, ऐसे लिखते हैं ना अपन। किसी का भी अपन को अकॉर्डिंग टू डाल्टन लॉ पार्शियल प्रेशर निकालना हो तो मोल फ्रैक्शन इनटू उसका टोटल प्रेशर, ये तो क्या लिखते हैं, तो अपन ऐसे ही लिख देंगे, ठीक है। अपन ने क्या करा, इसको ऐसे ही लिख दिया। अब अपने क्या है ये जो अल्फा दे रखा है, मान लो PCl3 के मोल्स हैं, और जो अल्फा दूसरा अल्फा है वो अपना Cl2 के हैं, ठीक है। तो मुझे इसमें KP अल्फा और PT में रिलेशन बनाना है, तो पहले तो मैं इसका क्या करूंगा, सबके पार्शियल प्रेशर निकाल लूंगा। पार्शियल प्रेशर क्या होता है, मोल फ्रैक्शन अपॉन मोल फ्रैक्शन इनटू पीटी, और मोल फ्रैक्शन उसी का लेते हैं जिसका अपन गैस ले लें। जैसे मान लो अपन ले रहे हैं इसमें PCl3, PCl3 का मोल फ्रैक्शन कैसे लिखेंगे, इसके मोल्स अपॉन टोटल मोल्स, इसके मोल्स कितने अल्फा अपॉन टोटल मोल्स कितने 1 प्लस अल्फा, तो अल्फा अपॉन 1 प्लस अल्फा इंटू टी, ठीक है। अब मैं मान लो C2 के लिए पार्शियल प्रेशर लिखना हो, तो इसका मोल फ्रैक्शन इंटू टोटल प्रेशर, तो इसका क्या है अल्फा अपॉन 1 प्लस अल्फा इंटू टी। अब मान लो मुझे इसके लिए लिखना हो, तो इसके लिए आएगा 1 माइनस अल्फा अपॉन